हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है, जो अपने रिश्तेदारों को अपना फ्यूनरल बनाते हुए देख रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जिंगजिंग के हस्बैंड की बड़ी बहन उससे जूते साफ करवा रही होती है और खुद बड़े मजे से अपने भाई का इंटरव्यू देख रही होती है। इंटरव्यू में शन बोल रहा होता है, जब मैं गरीब था तो 7 सालों तक मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। बड़ी बहन बोलती है, मेरा भाई तुम्हारे बारे में बात क्यों कर रहा है? क्या पागल हो गया है? मैं ऐसा किया ही क्या है? हमारे घर का कर्ज चुकाने में हमारी हेल्प ही तो की है। बदले में मेरे भाई ने तुमसे शादी की। तुम्हें इतने अच्छे घर में रहने का मौका मिल रहा है, बल्कि तुम्हें ही मेरे भाई का एहसानमंद होना चाहिए। अभी वहाँ पर शन भी आ जाता है और अपनी बड़ी बहन को बोलता है, तुम मेरी वाइफ से इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो जब तुम एकदम सीरियस थी, मरने ही वाली थी। जिंगजिंग ने अपना घर बेचकर तुम्हारा इलाज करवाया था। अगर तुम इसके साथ ऐसा बिहेव करना चाहती हो तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। रूम में आने के बाद शन जिंगजिंग से प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लग जाता है और उसे कुछ पेपर थमा देता है उस पर साइन करने के लिए। जिंगजिंग बोलती है, लेकिन मुझे कंपनी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। शन बोलता है, तुम बस साइन कर दो, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा। बोलकर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। जिंगजिंग उसके ब्लेजर से साइन करने के लिए पेन ढूंढ रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक लिपस्टिक मिल जाती है, जो देखकर जिंगजिंग तो शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर शन वापिस आ जाता है और उससे वो लिपस्टिक लेकर बोलता है, ये मेरी सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट है। 2 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है ना। नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है, जिसका नाम शाओ होता है। शाओ बोलती है, तुम वेजिटेबल क्यों खा रही हो खाली? जिंगजिंग बोलती है, क्योंकि मैं पतली होना चाहती हूँ। शाओ बोलती है, किसने कहा तुम मोटी हो? तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और उसे चिकन खाने के लिए बोलती है। जिंगजिंग उसे पेपर दिखाती है, मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं नई कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव बनूं। क्या तुम एक बार इन पेपर्स को चेक कर सकती हो? अब बोलती है, इन पेपर में कोई भी गड़बड़ नहीं है। इसके बाद जिंगजिंग उसके हाथ में वही लिपस्टिक देखती है जो उसे अपने हस्बैंड की पॉकेट से मिली थी। जिंगजिंग उसे पूछती है, तुम्हारे पास ये लिपस्टिक कहाँ से आई? शाओ बोलती है, मुझे ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। नेक्स्ट सीन में शाओ शन को बोल रही होती है, तुम्हारी वाइफ मोटी है, सिर्फ शरीर से नहीं दिमाग से भी। कितनी बड़ी बेवकूफ है, उसने पेपर पर साइन कर दिया। अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसे ही। तभी वहाँ पर जिंगजिंग आ जाती है, बोलती है, मेरा शक एकदम सही था। शन उसे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जिंगजिंग उसे साइड कर देती है और शाओ को बोलती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर मुझे चीट कैसे कर सकती हो? शाओ बोलती है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन बनना चाहता है? क्या कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा भी है? मुझे तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस घर को भी उसने ही मुझे खरीद कर दिया है। अब इस घर को मैं तुमसे ही साफ करवाने वाली हूँ। जिंगजिंग बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसके ऊपर कूद जाती है। थोड़ी देर बाद शन की बड़ी बहन आकर शाओ की केयर करने लग जाती है। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जिंगजिंग बोलती है, तो तुम्हें पहले से ही पता था तुम्हारा भाई मुझे धोखा दे रहा है। शन बोलता है, मेरी बहन पर चिल्लाना बंद करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा भी है? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तो तुमसे घिन आती है। युआन बोलती है, जब तुम गरीब थे तो मैं तुम्हें पतली लगती थी, और अब तुम अमीर बन गई हो तो मैं तुम्हें अगली और मोटी लग रही हूँ। उसकी बहन बोलती है, तुम एक अनाथ लड़की थी, तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं थे, तुमसे शादी कर मेरे भाई ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, वरना तुम्हें सड़कों पर ही रहना पड़ता। जिंगजिंग बोलती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, आधी प्रॉपर्टी को मुझे देने के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। अभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि हमें यंग लेडी मिल गई हैं, और उन्हें बताता है, हमें पता चला है कि यंग लेडी के हस्बैंड और उनकी फैमिली उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, वो उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं, उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी बेटी को बुली करने की? अब पूरी लाइफ उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ धक्का मुक्की में जिंगजिंग के चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे मरा हुआ समझकर दफना देते हैं, लेकिन वो मरी नहीं थी। वो रोड पर आकर बेहोश हो जाती है। तभी उसे किम फैमिली के लोग आकर उठाकर ले जाते हैं। जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपनी डैड के घर पर होती है। मिस्टर किम बोलते हैं, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ढूंढने में काफी समय लगा दिया, वरना तुम्हें इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। सेक्रेटरी बोलता है, यंग लेडी 3 महीने से
कोमा में है, हमें उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। के बाद मिस्टर किम अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लग जाते हैं और बताते हैं, हर बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करता था। उसके बाद वो उसे उसके सारे गिफ्ट्स दिखाने लग जाते हैं, जिसमें से जिंग जिंग को पिंक कलर की रिंग पसंद आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर किम उसे दहेज के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और गोल्ड भी। मुझे पता चला है तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करती थी। उसमें चल रहा होता है कि मिस्टर शैन अपनी वाइफ का फ्यूनरल बना रहे हैं। जिंग जिंग भी अपने डैड के साथ अपना फ्यूनरल देखने के लिए आ जाती है। शैन की बहन बोलती है, अरे मैं तो एक्टिंग करते करते थक गई हूँ। मोटी लड़की ने हमें एक बच्चा भी नहीं दिया और इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा रोने की एक्टिंग करनी पड़ी। वैसे आज हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, चलो घर चलकर इन्हें काउंट करते हैं। तभी वहाँ पर शाओ जिंग जिंग की फोटो को देखकर बोल रही होती है, इतने सालों तक तुम बच्चे इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे ना होने की दवाई दे रही थी, इससे मोटापा भी बढ़ता है। जिंग जिंग के डैडी ये सारी बातें सुनकर बोलते हैं, मैं इन लोगों को दफना दूंगा। जिंग जिंग बोलती है, ये इनके लिए बहुत ही चीप है, इतने सालों तक इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मैं चाहती हूँ ये लोग इसकी इससे भी ज्यादा कीमत चुकाएं। के बाद जिंग जिंग डॉक्टर से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है। नेक्स्ट सीन में शाओ शेन को बोल रही होती है, मिस्टर किम की डॉटर अभी चाइना वापस आई है, क्या हम उन्हें भी अपनी शादी में इनवाइट कर ले? शैन बोलता है, वो इस शहर के सबसे रिच मैन की बेटी है, क्या वो हमारी शादी में आएगी? शाओ बोलती है, ट्राई करने में क्या जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपनी बेटी को बोल रहे होते हैं, शैन फैमिली ने अपनी शादी का कार्ड भेजा है। जिसके बाद जिंग जिंग डॉक्टर को बोलती है, अब पट्टी को खोलने का टाइम आ गया है, मैं उनसे मिलने का और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग जिंग शैन की शादी में शाओ के लिए टूटी हुई सैंडल का तोहफा भिजवाती है। शाओ बोलती है, ये क्या मजाक है, और उस सैंडल को फेंक कर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद शाओ शैन को बोलती है, अभी तक हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मुहूर्त बीता जा रहा है। शैन बोलता है, हम मिस किम का वेट कर रहे हैं, उनके आने से पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं। शाओ बोलती है, हम 2 घंटे से उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं आई। अभी शैन की बहन बोलती है, दूसरी शादी में शुभ मुहूर्त कौन देखता है भला, मुझे भी देखना है वो रिच लड़की कैसी दिखती है। तभी वहाँ पर जिंग जिंग की एंट्री हो जाती है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद एकदम खूबसूरत बन गई थी। सभी लोग उसे देखकर शौक हो जाते हैं, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। जिंग जिंग शाओ को बोलती है, तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट क्यों नहीं पहना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ये सुनकर शैन और उसकी बहन शाओ को पकड़ लेते हैं और उसे टूटा हुआ सैंडल पहनाने लग जाते हैं। बोलती है, ओह सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें ये वाले शूज भेज दिए, इन्हें तो मैंने पहनकर तोड़ दिया था। अगर तुम्हें मेरी यूज की हुई चीजें पसंद आ रही है तो तुम इन्हें रख सकती हो। इसके बाद वो शैन को बोलती है, तुम मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की याद दिला रहे हो। शैन पूछता है, वो कहाँ है अब? जिंग जिंग बोलती है, वो तो अब भगवान को प्यारा हो चुका है, यानी कि मर चुका है, और उसे अपने होटल का कार्ड दे देती है। आज रात तुम चाहो तो मेरे रूम में आ सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओ शैन को स्टेज पर आने के लिए बोलती है। शैन बोलता है, मुझे कोई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। शाओ बोलती है, हमारी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या जरूरी काम हो सकता है? यहाँ पर कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, देखो जरा, मीडिया वाले भी हैं। क्या तुम इन सब लोगों के सामने मुझे स्टेज पर अकेला भेजकर मेरी बदनामी करना चाहते हो? शैन बोल रहा, तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो, तुमसे अच्छी तो मेरी मोटी वाइफ थी, जो कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो थी, वो मुझे अच्छे से समझती थी। और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो होटल रूम में पहुँच जाता है और जिंग जिंग के क्लोज आने लगता है। जिंग जिंग बोलती है, पहले तुम तैयार होके आओ और मुझे अपना बेस्ट पार्ट दिखाओ। शैन तैयार होकर जिंग जिंग के पास आने लगता है। पहले से ही बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे होते हैं। जिंग जिंग तो उसे चाटा मार देती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर कंपनी का प्लान बताने के बारे में कहा था, क्या तुम हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते? तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर कितने सारे बिजनेसमैन को इनवाइट किया है, तुम यहाँ पर अपना ये बेहुदापन दिखा रहे हो। मैनेजर शैन को बोलता है, आज तो तुम्हारी शादी है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दूसरा बंदा बोलता है, हमें तुम जैसे बंदे के साथ कोई भी काम नहीं करना है। इसके बाद वो सीधा घर पहुँच जाता है। शाओ उस पर चढ़ जाती है, तुम कहाँ गए थे? शैन बोलता है, मैं किसी ऑफिस के काम से गया था। तभी किम का सेक्रेटरी आकर बोलता है, आप नहाते समय मिस किम के घर अपना बैग भूल आए थे। शाओ तो शैन को एक चाटा लगा देती है, तुम शादी वाले दिन मुझे छोड़कर किसी और औरत के साथ रूम में थे। शैन की बहन आकर उसकी साइड लेने लग जाती है, तुम होती कौन हो, मेरे भाई
भाई को चाटा लगाने वाली। इधर मिस्टर किम अपनी बेटी को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। जिंगजिंग बोलती है वो बंदा कितना भी ज्यादा अमीर ज्यादा क्यों ना हो, पर अब मैं इस आग में दोबारा नहीं कूदने वाली। मिस्टर किम बोलते हैं मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ एक बार तुम मुझसे मिल लो। इसके बाद हमें मिसेस जियांग को दिखाया जाता है। वो जिंगजिंग के साथ डेट पर आ जाता है और उसे बताता है मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। जिंगजिंग तो ये सुनकर खुश हो जाती है, तो हमें इस शादी को कैंसिल कर देना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। जियांग का असिस्टेंट उसे बोलता है क्या अब भी आप उस अनाथ लड़की जिंगजिंग को पसंद करते हैं, पर वो तो कब की मर चुकी है ना। जिंगजिंग बोलता है वो कभी नहीं मर सकती और ना ही सुसाइड कर सकती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जियांग अपना सुसाइड नोट लिख रहा होता है। अभी जिंगजिंग आकर उससे वो नोट छीन लेती है और उसे अपना फेवरेट बन खाने के लिए देती है और उसे बोलती है जब तक हमारे पास होप है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मरने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिंगजिंग अपने पति के घर के पास वाला घर ले लेती है। शैन और उसकी बहन उससे मिलने के लिए आते हैं, तो जिंगजिंग उन दोनों को साफ सफाई में लगा देती है। जब शाओ ये सब कुछ देखती है तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और शैन को बोलती है तुमने मुझे अपने घर की नौकर बना दिया है और तुम खुद दूसरों के घर की साफ सफाई कर रहे हो। सब लोग लड़ने लग जाते हैं। जिंगजिंग भी फोन पर ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रही होती है और गाना गाने लग जाती है। तभी जियांग भी उसे गाना गाते हुए सुन लेता है। गाना बचपन में जिंगजिंग गाया करती थी। जियांग उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे मालूम है। तभी शाओ आकर जिंगजिंग से लड़ने लग जाती है। हमारे शादी वाले दिन तुमने मेरे पति को अपने रूम में बुलाया, तब जानबूझकर हमारे घर के बगल में रहने के लिए आ गई हो। शाओ और उसकी बहन उसका मुंह बंद कर उसे घर में ले जाते हैं। जियांग उसे बोलता है तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती, दूसरों की फैमिली को बर्बाद करती है। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में जियांग का असिस्टेंट उसे शैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कार्ड देता है। जियांग सोचता है ये तो जिंगजिंग का हस्बैंड था। असिस्टेंट बोलता है मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ओल्ड मैन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से शादी कर सेट हो जाओ। जियांग जिंगजिंग को कॉल कर पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर शैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलोगी। शैन का नाम सुनकर जिंगजिंग हाँ बोल देती है। के बाद ये दोनों तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं। जियांग तो शैन को ताना मारने लग जाता है तुमने अपनी वाइफ के मरने के ठीक 8 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली, लगता है तुम अपनी दूसरी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार करते। शैन बोलता है आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। उसके बाद जियांग जिंगजिंग को बोलता है तुम पार्टी में इसीलिए आई हो ना ताकि अपनी मिस्ट्रेस को जला सको, तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो। जिंगजिंग बोलती है तुम भी तो मुझे यूज कर रही हो ना अपनी फैमिली की शादी के प्रेशर से भागने के लिए। जियांग बोलता है उससे दूर रहो, जो आदमी चीट करता है वो कभी भी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। जिंगजिंग बोलती है पर मुझे तो बैड पर्सन ही पसंद है। इसके बाद शाओ शैन की पेन ड्राइव को चेंज कर देती है। इस पर स्क्रीन पर जिंगजिंग का पुराना वीडियो चलने लग जाता है। उसे देखकर शैन तो चौंक जाता है और डरने लगता है, पर डर की मारी कुर्सी के नीचे छुप जाता है। जियांग बोलता है तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, सच बताओ जिंगजिंग कैसे मरी थी और तुमने उसके साथ क्या किया था। शैन बोलता है वो तो अपने आप मर गई थी। जियांग बोलता है जब तुम उससे प्यार नहीं करते थे तो तुमने उससे शादी क्यों की, उसे मारने वाला होता है। तभी जिंगजिंग आकर उसे रोक लेती है और शैन की फैमिली को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जियांग पूछता है क्या अब भी तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है। जिंगजिंग बोलती है तुम अकेले नहीं हो जो उससे बदला लेना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ तुम जिंगजिंग को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों करते हो, तुम उसे जानते हो। जियांग उसे बोलता है उसने मुझे कहा था कि जब तक होप है तब तक हमें जीना चाहिए, मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे पता नहीं था जो इंसान ऐसा कहेगा वही सबसे पहले चला जाएगा, जरूर उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। ये सुनकर जिंगजिंग को बचपन की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो जियांग को बोल रही होती है मुझे मोटा कहकर बुलाते हैं पर कोई बात नहीं मुझे ये पसंद है। जियांग बोलता है मैं पतला हूँ फिर भी सब मुझे नूडल्स कहकर बुलाते हैं पर मुझे ये पसंद नहीं है। जिंगजिंग बोलती है तो आज से तुम्हारा नाम स्टोन है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग नाम है। प्रेजेंट में जिंगजिंग सोच रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था बड़ा होकर स्टोन ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग शैन की बहन को बोल रही होती है मुझे ऐसा क्यों लगता है पुरानी लाइफ में हम सब फैमिली थे, तो क्यों ना हम आज से एक फैमिली बन जाएं। और इसी मौके पर मैं शाम को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जियांग का असिस्टेंट उसे बताता है
मिस किम ने शैन को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया है और उस प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा रिस्क है, उससे पैसों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। जियांग सोचता है वो तो शैन को बहुत ज्यादा पसंद करती है ना, फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर जिंगजिंग एक बन पर जैम लगाकर खा रही होती है। देखकर जियांग को पुराने मोमेंट याद आने लग जाते हैं। ऐसा ही केक जिंगजिंग भी खाने की बातें किया करती थी। जिंगजिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम ही जिंगजिंग हो ना। अभी वहाँ पर शैन की बड़ी बहन भी आ जाती है और जिंगजिंग को पूछती है क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। जिंग बताती है वो मेरा फियांसी है पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं जिसे पसंद करती हूँ ना उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। बड़ी बहन बोलती है मैरिड होना कोई बुरी बात थोड़ी है, अब हम एक फैमिली है तो मैं तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी दो लड़कियाँ एक एक्सीडेंट के बारे में बातें करने लग जाती है। वो बोलती है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है ना। जिंगजिंग उन लड़कियों से उस लड़के का हुलिया पूछती है। वो लड़की बताती है उस लड़के ने ब्लैक सूट पहना था और उसके गले में ग्रीन कलर की टाई थी। सुनकर जिंगजिंग तो घबरा जाती है, उसे लगता है जियांग का एक्सीडेंट हो गया इसलिए रोड पर देखने के लिए जाती है। स्टोन का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है। फिर जियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है तुम ही जिंगजिंग हो। जिंगजिंग बोलती है अभी तो वो लड़कियां बोल रही थी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। जियांग बोलता है मैंने ही उन्हें ऐसा बोलने के लिए पैसे दिए थे, मुझे मालूम था तुम कभी सुसाइड नहीं कर सकती हो, और उसे हक करने लग जाता है। इधर घर पर शैन की बड़ी बहन शाओ को परेशान करने लग जाती है और उसके शॉपिंग किए हुए सारे कपड़े उससे छीन लेती है। शाओ जैसे ही उससे अपनी फेस क्रीम के बारे में पूछती है तो बहन बोलती है उसे तो मैंने अपने पैरों में लगाकर खत्म कर दिया। शाओ बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, वो 20,000 की क्रीम थी और तुमने उसे पैरों पर लगाकर खत्म कर दिया। वो बोलती है क्रीम पर 20,000 रूपए कौन खर्च करता है, तुम मेरे भाई के पैसे को उड़ा रही हो, आज से मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद करवा देती हूँ। अभी वहाँ पर शैन भी आ जाता है और अपनी बहन को बोलता है आप इसे परेशान क्यों कर रही हैं। उसकी बहन बोलती है मैं चाहती हूँ तुम्हारा इससे पीछा छूट जाए, इसके बाद तुम इस किम से शादी कर पाओगे। उन्होंने मुझे पर्सनली बताया है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उससे शादी कर लोगे ना तो किम फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। शैन बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा इसे यहाँ से भगाने में। नेक्स्ट सीन में शाओ जिंगजिंग को बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। जिंगजिंग बोलती है मेरी सिस्टर ने मुझे इस रूम में भेजा है, अब से ये रूम मेरा है। शाओ बोलती है मुझे तो पहले से ही मालूम था, तुम्हारी नजर मेरे हस्बैंड पे है। जिंगजिंग बोलती है मैं किसी के भी पति को सेड्यूस नहीं करती हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस घर के लोग तुम्हें कितना बुरा ट्रीट करते हैं। अब बोलती है वो लोग मुझे इसलिए यहाँ से भगाना चाहते हैं क्योंकि वो मेरा रूम तुम्हें देना चाहते हैं और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक अमीर खानदान में शादी की है, मैं इसलिए उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देने वाली। जिंगजिंग बोलती है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, अमीर होने के तुम्हारे सपने बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। जिसके बाद शाओ हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर को नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो उस रिपोर्ट को लेकर घर में आ जाती है, जिसे देखकर उसकी नंद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है जरूर लड़का ही पैदा होगा, हमारी फैमिली में कितने टाइम से कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, हमारी फैमिली का भी वारिस हो जाएगा। एक्सीन में जियांग जिंगजिंग को बताता है वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने नकली रिपोर्ट बनवाई है, सारे सबूत तुम शैन को दे सकती हो। जिंगजिंग बोलती है ये सब करने में मजा नहीं आएगा, हमें सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। बोलती है इस रेस्टोरेंट में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी ना, तो आज यहाँ पर कोई क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। जियांग वहाँ पर केक मंगवाता है। जिंगजिंग बोलती है ओ आज मेरा बर्थडे है, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। जियांग बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। जिंगजिंग बोलती है वो कमजोर और बेवकूफ लड़की तो बहुत पहले मर चुकी है, अब जो इंसान तुम्हारे सामने बैठी है ना वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। जियांग बोलता है जिंगजिंग अभी मरी नहीं है, वो अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा है। बेवकूफी और कमजोरी की तुम बातें कर रही हो ना, वो मेरी आँखों में काइंडनेस है। तभी जिंगजिंग को शाओ फोटो भेजती है, उसमें उसकी फैमिली फोटो होती है। वो देखकर वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है आज मुझे अपने आप को बर्थडे गिफ्ट देना है। दूसरी तरफ शाओ अपनी नंद से महारानी की तरह काम करवा रही होती है। बड़ी बहन शैन को बोलती है जब से ये प्रेग्नेंट हुई है ना तब से बस ये मुझे ऑर्डर दिए जा रही है। शाओ बोलती है तुम्हारा बेटा सोया मिल्क और फायर स्टिक खाना चाहता है। शैन बोलता है इतनी रात में मैं ये सब कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे परेशान करना बंद कर दो। तभी उसे जिंगजिंग का मैसेज आता है मैं घर पर अकेली हूँ।
जिसके बाद वो शाओ को बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सोया मिल्क लेकर आ जाता हूँ। जैसे ही वो उसके घर में जाता है, जिंगजिंग तो उसे पीटने लग जाती है। मेरे घर में कॉकरोच घुस गया है। कॉकरोच के चक्कर में तो वो उसी की धुलाई करने लग जाती है। फिर बोलती है सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर कॉकरोच है। शैन कॉकरोच को ढूंढ ही लेता है। जिंगजिंग बोलती है बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास जाना चाहिए। वैसे भी अब वो प्रेग्नेंट है। शैन बोलता है उसकी तो तुम बात ही मत करो, वो अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठा रही है, दिन भर बस मुझे परेशान करती रहती है और अपनी पत्नी की बुराइयां करने लग जाता है। जिंगजिंग उस रिकॉर्डिंग को शाओ के पास भेज देती है। जैसे ही शैन घर पर आता है, शाओ से वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम दूसरी वुमेन के घर जाकर मेरी शिकायतें लगा रहे हो। अगर तुम्हें मैं इतनी ज्यादा बुरी लगती हूँ तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? उसके बाद मैं इस बच्चे को भी अबॉर्ट कर दूंगी। शैन तो उसे मनाने लग जाता है। मैं मिस किम से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए गया था, पर जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें नया घर खरीद कर दूंगा। चाओ बोलती है मुझे तो अभी घर चाहिए जो घर तुम्हारा पार्किंग के पास है। बड़ी बहन बोलती है वो घर तो मेरे भाई ने मुझे दिया है, मैं वो तुम्हें नहीं देने वाली। लेकिन शैन अपनी बहन से उसे वो घर देने के लिए बोल देता है। अब बोलती है लेकिन मुझे कंपनी में भी आधे शेयर्स चाहिए। शैन बोलता तुम मेरी वाइफ हो जान, मैं तो तुम्हें नई कंपनी दे दूंगा। इसके बाद बड़ी बहन जिंगजिंग को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप करा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी जिंगजिंग को बताता है कुछ लोगों ने नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए डॉक्टर को पैसे दिए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। बड़ी बहन पूछती है कौन है वो लोग। सेक्रेटरी उसे फुटेज दिखा देता है। बड़ी बहन जैसे ही उस फुटेज को देखती है और बोलती है ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मतलब इसने हमसे झूठ कहा था, ये प्रेग्नेंट नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शैन जिंगजिंग से पूछता है तुमने मेरी वाइफ को रिकॉर्डिंग क्यों भेजी थी, या फिर गलती से वो तुमसे सेंड हो गई थी। जिंगजिंग बोलती है मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें उस वुमेन के साथ नहीं देख सकती हूँ, और रोने धोने की नौटंकी करने लग जाती है। शैन भी उसकी बातों के जाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ बड़ी बहन शाओ के लिए सूप बनाकर लेकर आती है। शाओ बोलती है ये सूप तो कितना ज्यादा बदबूदार है, लेकिन बड़ी बहन तो फोर्सफुली उसे सूप पिलाने लग जाती है। जैसे ही शाओ को होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछती है मुझे ब्लीडिंग क्यों आ रही है। डॉक्टर बताता है क्योंकि आपका मिसकैरेज हो गया है। शाओ बोलती है इसका मतलब मैं सच में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर बताता है तुम्हारी प्रेगनेंसी जस्ट शुरू ही हुई थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए दोबारा प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल है। चाओ तो बड़ी बहन से लड़ने लग जाती है तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। उसके बाद शैन उसे शांत कराता है और बोलता है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। चाओ बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन शैन बोलता है ये मेरा नोटिफिकेशन है, कोई नेगोशिएशन नहीं है। बड़ी बहन अपने भाई को बोलती है तुम कब से इतने ज्यादा सख्त हो गए हो। शैन बोलता है क्योंकि मिस किम मुझे पसंद करती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, मैंने ये सब उसके लिए ही किया है। बड़ी बहन बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, तुम जल्दी से इसे डिवोर्स देकर मिस किम से शादी कर लो। ये सब शाओ भी सुन लेती है और वो जिंगजिंग को कॉल करती है। जिंगजिंग उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे बोलती है जिस घर को तुम सोने का घर समझती थी अब वहीं पर तुम आवारा कुत्ता बनकर रह गई हो। शाओ बोलती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उस घर में जो भी आता है उसके साथ यही होता है। जिंगजिंग बोलती है उस घर के लोगों को मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, वहाँ पर लोगों को बिना हड्डियाँ छोड़े खाया जाता है, फिर उन्हें दफना दिया जाता है। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है, ये तुम क्या बातें कर रही हो। जिंगजिंग उसे मेडिसिन दिखाती है, ये प्रेगनेंसी को रोकने की मेडिसिन है ना, इससे लोग मोटे भी हो जाते हैं। शाओ को पुरानी बातें याद आने लग जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्या तुम जिंगजिंग हो? जियांग जिंगजिंग को बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, वो तुम्हारी सच्चाई सबको जाकर बता देगी। जिंगजिंग बोलती है वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि डिवोर्स के बाद उसे क्लियर हो जाएगा कि शैन कैसा इंसान है। शाओ शैन के पास आ जाती है और उसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शैन बोलता है लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मेरी प्रॉपर्टी से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शाओ बोलती है पर ऐसा क्यों? शैन बोलता है क्या तुम भूल गई शादी से पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया था। चाओ बोलती है लेकिन तुमने तो कहा था वो इंश्योरेंस के पेपर हैं। मतलब ये है कि तुमने स्टार्टिंग से ही डिवोर्स के बारे में सोच रखा था। शैन बोलता है जो लड़की मुझसे पैसों के लिए शादी करने वाली थी
तो क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचूंगा? शाओ पूछती है, और वो कंपनी जो तुमने मुझे दी थी क्या वो फेक है? चैन बोलता है वो फेक नहीं है, पर उस पर 20 मिलियन का कर्जा है। शाओ तो उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। चैन बोलता है, किसने कहा था तुम्हें इतना ज्यादा लालची होने के लिए? तब तुम अपनी फ्रेंड के हस्बैंड के बिस्तर तक पहुँच गयी थी, तभी तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। और जबरदस्ती शाओ का हाथ पकड़कर डिवोर्स पेपर पर साइन करवा देते हैं। शाओ से बोलती है, तुम जिंगजिंग से शादी करने के लिए मुझे डिवोर्स दे रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो है कौन? अब तुम नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो जिंगजिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जिंगजिंग उसे चाटा मार देती है और फिर बोलती है, सॉरी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरा सपना सच हो गया है। शैन उसे रिंग पहना देता है। जियांग जिंगजिंग को बोलता है, रिवेंज के लिए तुम उस बंदे से शादी नहीं कर सकती हो। जिंगजिंग बोलती है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ, फिलहाल के लिए मैंने बस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। आज वो लोग जो कुछ भी हैं वो मेरी वजह से ही हैं। मैं उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर वो थे वहीं पर लेकर जाऊंगी। इसके बाद वो शाओ को अपने डैड से मिलवाने के लिए लेकर आ जाती है। जियांग भी वहाँ पर आ जाता है। शैन से पूछते हैं, आप मेरी बेटी को शादी में क्या देने का प्लान कर रहे हैं? शैन बोलता है, मैं जिंगजिंग को 8 मिलियन देने वाला हूँ। ये सुनकर जियांग को तो हंसी आ जाती है, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? और मिस्टर किम को बोलता है, अगर मैं जिंगजिंग से शादी करता ना तो उसे 100 मिलियन तो जरूर देता, और मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स भी उसके नाम कर देता। सुनकर मिस्टर किम तो खुश हो जाते हैं, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही तो बंदा चाहिए। और ये दोनों भाई बहन साइड में आकर बातें करने लग जाते हैं। बहन बोलती है, हमें भी उन्हें सेम प्राइस ऑफर करना पड़ेगा, तभी वो अपनी बेटी की शादी तुमसे कराएंगे। चाहे हमें अपना सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। शादी के बाद वैसे भी तुम्हें सब कुछ वापस तो मिल ही जाएगा। वापस आकर वो मिस्टर किम को बोलते हैं, हम भी सेम प्राइस ऑफर करते हैं, हम भी जिंगजिंग को अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, वन उसे एक लग्जरियस हाउस भी देंगे। इसके बाद जिंगजिंग उनके घर पर आ जाती है। वो लोग खाने की फरमाइशें करने लग जाते हैं। जिंगजिंग बोलती है, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। बड़ी बहन बोलती है, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो सीखो ना। जिंगजिंग बोलता है, तुम लोग मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ की तरह बनूंगी। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझसे शादी मत करो। ये सुनकर बड़ी बहन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका भाई उसे शांत करवा देता है और जिंगजिंग को बोलता है, अब से घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जान। इसके बाद बड़ी बहन सरदर्द का बहाना कर लेट जाती है और जिंगजिंग को बोलती है, शैन बिजनेस ट्रिप पर गया है, तुम मेरे लिए सूप बना दो ना। जिंगजिंग बोलती है, लेकिन मुझे तो सूप बनाना ही नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नर्स को बुला देती हूँ। बड़ी बहन बोलती है, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग कहेंगे कि किम फैमिली में मैनर्स ही नहीं है। जिंगजिंग बोलती है, ठीक है तो मैं आपके लिए खुद सूप बना कर लेकर आ जाती हूँ। और वो आधी रात को उसके लिए सूप बना कर लाती है। इसे पीने के बाद उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसका भाई उससे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है बहन? बड़ी बहन बोलती है, तुम्हारी वाइफ ने मुझे पॉइजन दिया है। जिंगजिंग बोलती है, मैंने तो उन्हें मशरूम का सूप दिया था, मुझे क्या मालूम इन्हें मशरूम से एलर्जी है। मैंने इनसे नर्स को रखने के लिए कहा भी था, पर इन्होंने मना कर दिया। डैन अपनी बहन को बोलता है, जब तुम घर पर ठीक से रह नहीं पा रही हो तो तुम्हें वापस अपने होम टाउन ही चले जाना चाहिए। बड़ी बहन बोलती है, मैं वापस होम टाउन नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं शहर आई थी तो मैंने गांव के लोगों को ऑफेंड कर दिया था। अगर अब मैं वापस गई तो वो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। जैसा भाई मेरा कैसे हो सकता है? पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने तुम्हें अकेले ही पाला था। आज तक मैंने तुम्हारी वजह से शादी भी नहीं की, तो मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो, कैसे भाई हो? इसके बाद वो अपनी बहन को एक 5 स्टार होटल में लेकर आ जाता है और बोलता है, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, पर तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। बड़ी बहन की मुलाकात होटल में एक आदमी से हो जाती है। बड़ी बहन उसकी महंगी वॉच को देखकर उसे एक अमीर आदमी समझ लेती है और उसके साथ डिनर करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जिंगजिंग भी आ जाती है। वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बड़ी बहन बोलती है, मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा है, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई को मेरी परवाह नहीं है? मैं घर को छोड़ने के बाद भी एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। क्या तुमने उस ओल्ड मैन को देखा जिसके साथ मैं डिनर कर रही थी? वो जियांग के अंकल है, उनका भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। इसके बाद जिंगजिंग जियांग से उस आदमी के बारे में पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो? जियांग बोलता है, ये तो हमारे घर का सर्वेंट है।
हमारे घर की चीजों को चुराया करता था। जिंगजिंग आकर बड़ी बहन को बोलती है वो ओल्ड मैन अमीर आदमी नहीं है और ना ही वो जियांग का अंकल है। बड़ी बहन बोलती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं भला, तुम तो मुझे खुश होते हुए देख ही नहीं सकती हो। जियांग जिंगजिंग को बोलता है तुमने उसे सच क्यों बताया। जिंगजिंग बोलती है जितना मैं उसे उस आदमी से दूर रहने के लिए कहूंगी उतना ही वो उसके करीब जाएगी। उसके बाद बड़ी बहन उस आदमी से शादी कर लेती है। बहन अपनी बहन को बोलता है मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे लिए जीजा ढूंढ लिया। बड़ी बहन बोलती है तुम अपने काम पर ध्यान दो, खुद तो तुमने 3 शादी की है, मैं एक भी नहीं कर सकती हूँ क्या। वो आदमी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जियांग का अंकल है। मैंने उसके साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी कर लिया है। ये सुनकर शैन तो शॉक हो जाता है, मुझे अभी उससे बात करनी है। बड़ी बहन जैसे ही उस आदमी को कॉल करती है तो वो नंबर बंद आ रहा होता है। जिंगजिंग बड़ी बहन को जियांग के पास लाती है उस आदमी के बारे में पता करने के लिए। जियांग उसे बताता है ये आदमी हमारे घर में सर्वेंट था, ये हमारे घर की चीजें चुराता था, इवन इसने मेरी बहुत लग्जरियस वॉच को भी चुरा लिया था। इसके बाद बड़ी बहन तो रोने धोने लग जाती है, मेरे सारे पैसे चले गए। बहन पूछता है तुमने उसे कौन सा घर दिया था। बड़ी बहन बताती है जो घर तुमने मुझे दिया था मैंने वही उसे दे दिया। ये सुनकर शैन को तो गुस्सा आ जाता है, अगर उस मोटी लड़की ने मेरी प्रॉपर्टी को सील नहीं किया होता तो मैं उस घर को कभी भी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर नहीं करता। और बोलता है अब इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। बड़ी बहन अपने गांव वापस जाने लगती है, तभी जिंगजिंग उसे सी ऑफ करने के लिए आ जाती है। बड़ी बहन बोलती है अगर मैंने तुम्हें अपने घर नहीं आने दिया होता तो आज मेरा भाई मुझे घर से नहीं निकालता, उसकी पहली बीवी ही सबसे अच्छी थी। जिंगजिंग बोलती हाँ क्योंकि तुम मुझे यूज करती थी, कहा था कि तुमने मुझे जिंदा दफना दिया था और तुम लोग मुझे ज्यादा गहरा नहीं दफना पाए इसलिए मैं बाहर निकल कर आ गई। ये सुनकर बड़ी बहन तो चौंक जाती है, तो तुम जिंगजिंग हो, मैं अभी अपने भाई को कॉल कर ये बात बताती हूँ। जिंगजिंग बोलती है पर तुम्हारे भाई का फोन तो मेरे पास है। इधर जियांग शैन को बोलता है क्या तुम जिंगजिंग के प्रोजेक्ट में मुझे भी एक हिस्सा दे सकते हो क्योंकि उस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। जिंगजिंग बोलता है मैं नहीं दूंगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं इस पोजीशन पर आया हूँ। जिसके बाद जियांग जिंगजिंग को कॉल कर बता देता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। रात में शैन खुश होकर घर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है तुमने जो प्रोजेक्ट मुझे दिया था ना उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैंने उसमें अपने सारे शेयर्स लगा दिए हैं। और वो जिंगजिंग के करीब आने लग जाता है। जिंगजिंग बोलती है पहले शावर लेकर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही हूँ। जैसे ही शैन शावर लेने के लिए जाता है तो वॉशरूम की लाइट चली जाती है। वहाँ पर जिंगजिंग की आवाजें आने लग जाती है, यानी कि उसकी एक्स वाइफ की। शैन तो डर की मारी बाथटब में गिर जाता है। वैक्सीन में डॉक्टर जिंगजिंग को बताता है पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गए हैं जिससे लोअर बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ा है। इसके बाद जिंगजिंग उसे सूप पिलाती है, मुझे मालूम है तुम्हें सूप में जिंजर पसंद है। ये सुनकर शैन को तो पुरानी बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर जिंगजिंग भी उसके लिए ऐसा ही सूप बना कर लाती थी। शैन उसे बोलता है मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे जिंजर पसंद है, तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली। जिंगजिंग बोलती है मैंने तो गेस किया था, शायद पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे। शैन को तो ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और वो जिंगजिंग की कब्र के पास आ जाता है। अभी कंपनी से उसे कॉल आता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया है, हमारी कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है, वो सारे प्रोजेक्ट फेक थे, मिस किम ने तुम्हें धोखा दिया है। अभी वहाँ पर जिंगजिंग भी आ जाती है। शैन उसे बोलता है तुमने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। जिंगजिंग बोलती है बर्बाद तो तुमने मुझे किया है, तुमने मुझे जीते जी मार डाला था। शैन बोलता है मैंने तुम्हें नहीं मारा था, तुम खुद ही गिर गई थी। जिंगजिंग बोलती है तुमने मुझे डायरेक्टली नहीं मारा पर धीरे धीरे तुमने मारा है, जब तुम मुझे मिले तब से ही तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ और मेरे साथ खिलवाड़ किया है। तुम बाहर सभी को बोलते थे कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन घर पर तुम्हारी बहन जब मुझे परेशान करती थी तो तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि तुमने मुझे चीट भी किया, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास अब कुछ भी ना रहे। शैन बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा अगली और मोटी थी, फिर मैं भला तुमसे प्यार क्यों करता, कैसी पागल लड़की हो, मुझे बस खूबसूरत लड़कियाँ पसंद है, तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया। जिंगजिंग बोलती है मुझे भी यही लगता था कि मैं बहुत ज्यादा मोटी और अगली हूँ, पर कोई आया जिसने मुझे बताया कि मैं काइंड हार्टेड हूँ।
मैं मानती हूँ कि मुझ में कुछ कमियां थी, पर मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद पुलिस भी शैन को अपनी वाइफ के मर्डर करने के जुल्म में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग जियांग को बोलती है, मैं हमेशा खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सोचती थी, लेकिन अब मैं फिर से वो जिंगजिंग बनना चाहती हूँ जो खुद को पसंद करती थी। और वो आईने में पुरानी जिंगजिंग को देखती है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।